Hello everyone. Today we are continuing our chapter Structure of Atom. This is lecture number 3rd of chapter 4 Structure of Atom class 9 Science. तो बच्चों आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 में एटम के बारे में सीख लिया है. एटम आपने सीख लिया था, एटम मॉलिक्यूल चैप्टर में भी सीख लिया था, यहाँ पर भी आपने सीख लिया है. एटम किसे बोलते हैं, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके मासेस, ये सब आपने याद कर लिए होंगे. उनके चार्ज, रिलेटिव चार्ज, ये सब आपने याद कर लिया होगा. इसके बाद थॉमसन मॉडल आपने सीखा था, जिसमें पूरा था कि एटम स्फेरिकल होता है, एटम में जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड रहते हैं, जैसे वाटरमेलन में सीड या प्लम पुडिंग में प्लम. लेकिन वो मॉडल फेल हो गया था, वो मॉडल रिजेक्ट हो गया. उसकी कुछ कमियां थी, वो रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, और स्पेक्ट्रम कैसे बनता है किसी एटम से वो भी नहीं बता पाया. तो आगे बढ़ रहे हैं अपन, अब सेकंड मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है रदरफोर्ड मॉडल. देखिएगा क्या होता है रदरफोर्ड मॉडल. क्या बताया रदरफोर्ड ने. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पहले अपन सीखेंगे, फिर उसका मॉडल सीख लेंगे. देखो, रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या करा है, गोल्ड लीफ ली. मैं यहाँ पर एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना. गोल्ड लीफ, गोल्ड की एक पतली सी पन्नी ली, एक थिन फॉइल ली, जैसे आप चांदी की बरक चढ़ती है मिठाइयों पे, एक पतली सी पन्नी चढ़ती ना. एल्यूमिनियम फॉइल वो तो बहुत थिक है, लेकिन गोल्ड फॉइल ली, वैसी ही फॉइल ली, वो बहुत थिन थी. अच्छा, थिन थी तो कितने एटम्स का कलेक्शन था, 1000 एटम का करीबन, लेकिन थी वो बहुत ही थिन. 1000 एटम सोचे तो कोई इतना सारा नहीं होगा, एटम की साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है ना. तो 1000 एटम भी बहुत ही छोटा होगा, मतलब बहुत ही नेग्लिजिबल साइज का. तो बहुत थिन शीट ली, किसकी, गोल्ड की. तो यहाँ पर उसका एक एटम रिप्रेजेंट कर रखा है. अब इस साइंटिस्ट ने क्या करा, इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी और उस पे जिंक सल्फाइड नाम का केमिकल लगा दिया. कौन सा, क्या केमिकल लगा दिया, जिंक सल्फाइड. क्यों लगाया, इसका रीजन अभी अपन समझेंगे. तो गोल्ड की फॉइल यहां पर है, पीछे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है. अब यहां से इस गोल्ड की फॉइल पर उसने अल्फा पार्टिकल्स प्रोजेक्ट कर दिए. अब भैया अल्फा पार्टिकल क्या होता है ये भी समझ लो. He+2 को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स. ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, इन्हें अल्फा पार्टिकल बोलते हैं. ये कहाँ से बने, ये सब चीजें सिखाएंगे आगे, लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि अल्फा पार्टिकल इस पे प्रोजेक्ट करे गए. क्या होता है इनका चार्ज, पॉजिटिव. तो गए अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और इस तरह से जा रहे हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट करे. उसने क्या देखा, रदरफोर्ड ने क्या देखा, अधिकतर पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए. अब उसको क्या पता, रदरफोर्ड को क्या पता, कैसे पता चला कि सीधे सीधे निकल गया अधिकतर पार्टिकल. तो जब ये पॉजिटिव पार्टिकल, ये जब अल्फा पार्टिकल जाके जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराते हैं, तो यहाँ टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट दिखता है, टाइनी चमक उठती है ना. स्किंटिलेशन बोलते हैं उसको इंग्लिश में. तो स्किंटिलेशन का मतलब टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट. तो जैसे ही अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल सामने है और अल्फा पार्टिकल छोड़े, तो देखा स्क्रीन पर टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट दिख रहा है. इसका मतलब गोल्ड फॉइल के आर पार आ रहे हैं कुछ पार्टिकल्स, आ रहे ना आर पार, तभी तो यहाँ पर टाइनी फ्लैश दिखा. अगर मान लो आर पार नहीं आ रहे होते तो यहाँ टाइनी फ्लैश दिखता, क्या नहीं दिखता ना. तो इससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, इस बात से इसने क्या कंक्लूजन निकाला, एटम इज होलो. एटम होलो होता है, खोखला होता है, तभी तो ये सारे पार्टिकल अधिकतर आर पार निकल गए, ठीक है ना. अच्छा, दूसरी बात, कुछ पार्टिकल जब जा रहे थे तो अपने पास से बेंड हो गए. कैसे पता चला बेंड हो गए, इतनी दूर जाके डिफ्लेक्शन, स्किंटिलेशन मिल रहा है, मतलब यहां से पार्टिकल इधर भी जा रहे होंगे, मुड़ रहे होंगे. अभी पॉजिटिव पार्टिकल को कौन मोड़ सकता है, मुड़ गए. पॉजिटिव पार्टिकल को एक पॉजिटिव ही मोड़ सकता है, इसका मतलब कि कोई ना कोई पॉजिटिव है अंदर. उसका नाम दिया गया क्या, न्यूक्लियस. तो दूसरा उसने क्या देखा, उसने क्या ऑब्जर्व करा, पहला ऑब्जर्वेशन था उसका, तो मतलब क्या करा, हीटो का, ऐसे लिख सकते हैं अपन, एग्जाम में आए तो, हीटो का गोल्ड फॉइल. गोल्ड की क्यों ली, इसका रीजन भी बताएंगे. एंड बॉम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन इट. अभी अल्फा पार्टिकल ही क्यों डाले, ये भी अपन सीखेंगे अभी. यू ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करा, you observe that, पहला ऑब्जर्वेशन, most of the
अल्फा पार्टिकल्स passes straight या goes straight, अधिकतर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे चले गए, ठीक है। दूसरा उसने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, कुछ पार्टिकल अपने रास्ते से बेंड हो गए, सम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम देयर पाथ, कुछ पार्टिकल अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए, डिफ्लेक्ट का मतलब मुड़ गए। ये आ रहे थे अल्फा पार्टिकल, थोड़ा सा इधर से बना देते हैं, हाँ ये अल्फा पार्टिकल मतलब He+2, इधर बम्बार्ड करें, कुछ तो बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए, कुछ ऐसे बैंड हो गए, और बहुत कम पार्टिकल का क्या हुआ, वापस से रिबाउंड हो गए। वेरी फ्यू, करीबन 12,000 में से एक पार्टिकल, वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिबाउंड, रिबाउंड का मतलब क्या होता है, वापस बैक ऑन देयर पाथ। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थे उसके। वापस समझ लो, उसने क्या करा, एक गोल्ड की फॉइल ली रदरफोर्ड ने, यहाँ पर खाली एक एटम रिप्रेजेंट कर रखा है, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं, एंड बॉम्बार्ड अल्फा पार्टिकल ऑन इट, और उस पर गोल्ड फॉइल पे क्या डाला, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, He+2, ठीक है ना, ये अल्फा पार्टिकल है, मान लो इसको डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज अ अल्फा पार्टिकल। तो अधिकतर पार्टिकल सीधे निकल गए, है ना। तो उसने क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखा, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल गोज स्ट्रेट विदाउट बेंडिंग, अधिकतर सीधे निकल गए। इससे क्या कंक्लूजन निकला, एटम इज होलो। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि एटम कैसा है, खोखला है, होलो है, ठीक है। दूसरी बात, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थे अपने रास्ते से, सीधे सीधे जा रहे थे, ऐसे बैंड हो गए, इसका मतलब अंदर भी कोई पॉजिटिव पार्टिकल है। तो सेकंड पॉइंट से क्या कंक्लूजन निकला, देयर इज सम पॉजिटिव पार्टिकल इन एटम, और उसको क्या नेम दिया, नेम्ड एज, उसको न्यूक्लियस नाम दे दिया। तो इसी कारण से वो डिफ्लेक्ट हुए थे। अगर मान लो, चलो थॉमसन का मानते हैं कि हर तरफ पॉजिटिव है, तो हर तरफ से डिफ्लेक्ट होने चाहिए थे, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि खाली कुछ पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब पॉजिटिव एक छोटी सी जगह पर है, हर जगह पे फैला हुआ नहीं है। थॉमसन ने तो बोला हर जगह फैला हुआ है, भाई गलत बोला उसने तो। तीसरी बात, बहुत कम पार्टिकल तो रिबाउंड हो गए, अपने रास्ते पे लौट गए। इससे क्या कंक्लूजन निकल रखा है कि जो न्यूक्लियस होता है इज वेरी डेंस, बहुत डेंस है, बहुत हार्ड है, उसके आर पार नहीं जा पाए। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट और उसका रिजल्ट। स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक बार फिर से मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ये क्या एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड ने गोल्ड की फॉइल ली थी, क्योंकि वो बहुत थिन बना सकता है इसलिए गोल्ड की फॉइल सेलेक्ट करी। उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्ट करें, पॉजिटिव पार्टिकल प्रोजेक्ट करें, क्योंकि पता करना था कि अंदर पॉजिटिव कहाँ पर फैला हुआ है। तो उन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्व क्या करा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट, अधिकतर सीधे निकल गए आर पार। इससे क्या प्रूव हुआ कि एटम होलो होता है। दूसरा पॉइंट, सम पार्टिकल डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ से मुड़ गए। इससे क्या प्रूव होता है कि अंदर भी कोई पॉजिटिव चीज है, लेकिन कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब पॉजिटिव हर जगह नहीं फैला हुआ। और वेरी फ्यू पार्टिकल रिबाउंड ऑन देयर पाथ, वापस बैक हो गए। इसका मतलब वो न्यूक्लियस जो है, वो पॉजिटिव चीज जो है बहुत डेंस है, बहुत हार्ड है। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी के अंदर रदरफोर्ड का पूरा एक्सपेरिमेंट लिख दें, डायग्राम बना दें। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों ली थी, क्योंकि जिंक सल्फाइड का नेचर है, जब भी उसे चार्ज पार्टिकल आगे टकराएंगे तो स्किंटिलेशन होगा, ग्लो होगा, तो पता चल जाएगा भी चार्ज पार्टिकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसके आर पार। पता तो करना था ना कि इसके आर पार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा कोई चीज़। तो ऐसी चीज़ लेनी थी जो कि डिटेक्ट कर दे। तो जिंक सल्फाइड की खासियत क्या है, जब इस पर चार्ज पार्टिकल जाके टकराते तो टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट आता है। तो ये था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए
यहाँ तक हो गया होगा आपका। चलिए अब मैं ये मिटा रहा हूं। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने क्या मॉडल दे दिया एटम का, वो अपन अब सीखते हैं। तो अब अपन देख लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो क्या बताया कि कैसा होता है एटम। तो उसने बोला एटम के अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है, उसका नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियस। और उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता रहता है। ये था रदरफोर्ड का मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, लिखने को आ जाए तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल देयर इज पॉजिटिव चार्ज center, positively charged nucleus in atom, and electron revolves around it. ये था रदरफोर्ड का मॉडल कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, देयर इज अ न्यूक्लियस इन एटम विच इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड इट। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन। तो लिमिटेशन में देखिए, पहली लिमिटेशन तो है कि इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो चार्ज पार्टिकल जब ऐसे घूमता है तो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, एनर्जी धीरे धीरे रेडिएट करना चाहिए, और एनर्जी कम होती जाएगी तो उसका पाथ भी छोटा होता जाएगा। और फाइनली ये नेगेटिव चीज, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, फाइनली नेगेटिव चीज जाके न्यूक्लियस से हिट हो जानी चाहिए। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा था। रदरफोर्ड ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी रेडिएट करते करते न्यूक्लियस से क्यों हिट नहीं होते। तो he fails to explain why electrons can't collide with nucleus by taking a spiral path। ये ऐसा स्पायरल पाथ बना के ऐसे क्यों नहीं टकरा रहे। Yet it should radiate energy as it should radiate energy while revolving। तो पहला लिमिटेशन ये हो गया है कि वो फेल हो गया था ये एक्सप्लेन करने में कि वाई इलेक्ट्रॉन्स कांट कोलाइड विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्यों हिट नहीं हो रहे एक स्पाइरल पाथ लेते हुए। इट शुड रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग, इट शुड रेडिएट एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग, तो रेडिएट करना चाहिए और धीरे धीरे स्पाइरल पाथ लेते हुए हिट होना जाना चाहिए। तो वो ये बता नहीं पाया कि क्यों हिट नहीं हो रहे। दूसरा लिमिटेशन थॉमसन जैसा ही है, ही फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज फॉर्म्ड। स्पेक्ट्रम कैसे बनता है ये इसका भी रीजन उसके पास नहीं था। देख लीजिए, तो वापस से दो लिमिटेशन आपको समझा देता हूँ। दो लिमिटेशन क्या है, पहली लिमिटेशन इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल है, ऐसे घूमेगा तो अपनी एनर्जी धीरे धीरे रेडिएट करेगा और एनर्जी लॉस करते 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 न्यूक्लियस से हिट हो जाना चाहिए। तो आखिर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस से हिट क्यों नहीं हो रहा। रदरफोर्ड का पास ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। होना तो चाहिए, साइंटिस्ट लोगों ने पूछा कि ऐसा होना चाहिए, नेगेटिव जाके उस पॉजिटिव से हिट हो जाना चाहिए, भाई क्यों नहीं हो रहा। और दूसरा, जब एटम को एक्साइट करते हैं, एनर्जी देते हैं, फिर वो खुद की एनर्जी रेडिएट करता है, प्रिज्म से उस एनर्जी को पास करते हैं, तो वो लाइनें दिख रही थी स्पेक्ट्रम में, जैसे थॉमसन मॉडल में सीखा था। तो लाइन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, इसके पास कोई जवाब नहीं था इसका। ठीक है, तो यहाँ तक अपने नोट्स बना लीजिए, अपनी कॉपी में यहाँ तक पूरा लिख लें। तो आज के लेक्चर में रदरफोर्ड का मॉडल हो गया है, एक्सपेरिमेंट हो गया है और उसका लिमिटेशन हो गया है।
गोल्ड फॉइल क्यों सेलेक्ट करी थी उसने? क्योंकि गोल्ड बहुत अच्छा मेलेबल सब्सटेंस है, मोस्ट मेलेबल, तो उसकी एक बहुत थिन शीट बना सकते हैं। अल्फा पार्टिकल क्यों सेलेक्ट करे थे? क्योंकि ये डिटेक्ट करना था कि अंदर कहीं पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर है, एक तो ये डिटेक्ट करना था, और अल्फा पार्टिकल बहुत एनर्जेटिक होते हैं, आराम से जाके आपके एटम में से निकल सकते हैं या हिटिंग कर सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक पार्टिकल है, अच्छी वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, इसलिए अल्फा पार्टिकल भी सिलेक्ट करे थे उसने। तो दो चीज़ें सिलेक्शन का क्या रीज़न था? गोल्ड फॉइल क्यों सिलेक्ट करी थी? क्योंकि बहुत थिन शीट उसकी ऑब्टेन करी जा सकती है। और अल्फा पार्टिकल क्यों सिलेक्ट करे थे? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज थे, हाईली एनर्जेटिक थे, बहुत अच्छी एनर्जी से जाके गोल्ड फॉइल से हिट हो सकते थे, इसलिए सेलेक्ट करा था। ठीक है, तो बच्चों अगले लेक्चर में अपन नील्स बोहर का मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप अपने नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे क्लियर हो जाने चाहिए, यहाँ तक के बुक की रीडिंग लगा लीजिएगा। ठीक है, गुड बाय।